हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, इसके बेसिस पे बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते बच्चों, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में 10% डिवेंचर्स है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज भी हैं, जिसमें ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसके बाद देखो बच्चों, एसेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है पहले, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके बाद करंट एसेट्स भी हैं, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास नोट टू अकाउंट्स भी दे रखा है, जिसमें पहला नोट शेयर कैपिटल का है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमें बैलेंस बता रखा है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है और हमें सरप्लस का बैलेंस बता रखा है 2023 का और 2022 का। इसके बाद देखो बच्चों, अदर करंट लायबिलिटीज का नोट है, जिसमें हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट बता रखा है। उसके बाद लास्ट नोट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का है, जिसमें सन्ड्री डेटर्स का हमें बैलेंस बता रखा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी। इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों बता रखा है, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज, उसे 25,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया गया। इसके बाद देखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 70,000 रुपीज की। थर्ड पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया गया था 31 दिसंबर 2022 को 5% के प्रीमियम पर। इसके बाद देखते बच्चों आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ पॉइंट में बता रखा है इंटरिम डिविडेंड 15% का पे करा गया था इक्विटी शेयर्स पे 31 जनवरी 2023 को। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि 12% का डिविडेंड प्रपोज करा गया था प्रेफरेंस शेयर्स पे, जो कि 31 मार्च 2023 पे 1 लाख रुपीस के थे और 31 मार्च 2022 पे 2 लाख रुपीस के थे। सिक्स पॉइंट में बच्चों बता रहे हैं कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू करा गया था 10% के प्रीमियम पर 31 मार्च 2023 को। अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरप्लस का डिफरेंस निकालते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सरप्लस का बैलेंस ये रखा था, ओपनिंग बैलेंस था बच्चों 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1,50,000 का। अब बच्चों इस डिफरेंस में हम ऐड क्या क्या करते थे, अगर बच्चों हमने प्रोविजन क्रिएट करी हो टैक्स के लिए, या डिविडेंड पे करा हो, या बच्चों जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा हो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटी में देखो बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था, जिसका बच्चों हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट, कितना टैक्स पे करा गया होगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बच्चों होती है करंट ईयर में कितनी प्रोविजन क्रिएट करी गई टैक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास 24,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ये हो गया बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट। और जो हमारे पास क्लोजिंग का 12,000 बैलेंस है वो हो गया बच्चों जो हमने करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करी होगी। और जो बच्चों हम करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसे हमें ऐड करना होता है ना, तो इसको बच्चों हम ऐड कर देंगे। 12,000 की प्रोविजन क्रिएट करी हमने करंट ईयर के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो हमारे पास डिविडेंड के बारे में बता रखा था। फोर्थ पॉइंट में देखो बच्चों बता रखा है इंटरिम डिविडेंड 15% के हिसाब से पे करा गया था इक्विटी शेयर्स पे 31 जनवरी 2023 को। तो देख लेते बच्चों इक्विटी शेयर्स का बैलेंस क्या था। तो बच्चों देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3,50,000। अब बच्चों याद करो, हम करंट ईयर में कौन से ईयर का डिविडेंड पे करते हैं, प्रीवियस ईयर का। मतलब बच्चों जो भी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पे करते हैं ना। और बच्चों करंट ईयर में जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बच्चों करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों 3 लाख पे हमें पे करना होगा, ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा हम डिविडेंड पे करते हैं। तो बच्चों 3 लाख का 15% के हिसाब से पे करना है। तो 15% बच्चों कितना हो गया,
45,000। तो इतने का बच्चों हमने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया होगा इक्विटी शेयर्स पे, सरप्लस से करा होगा। तो ऐसे बच्चों हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पे भी पे करा था, 12% का प्रपोज डिविडेंड पे करा गया था प्रेफरेंस शेयर पे। इसका बच्चों देखो प्रेफरेंस शेयर का 2023 में बैलेंस था 1 लाख और 2022 में 31 मार्च पे है 2 लाख। और बच्चों मैंने अभी बताया था ना, जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उस पे बच्चों हम डिविडेंड पे करते हैं। तो बच्चों प्रीवियस ईयर का कौन सा हो गया, 2 लाख वाला। तो 2 लाख को बच्चों 12% कितना हो गया हमारे पास डिविडेंड आ गया 24,000। तो 24,000 का बच्चों प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करा होगा। तो उसे बच्चों हम ऐड कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड 24,000 का था, उसे बच्चों हमने ऐड कर दिया। अब हम टोटल करेंगे तो बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 2,31,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। देखते बच्चों ऐसी कौन सी आइटम्स थी। सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन दे रखा था ना, कितना चार्ज करा गया था ड्यूरिंग द ईयर 70,000 रुपीज। अब बच्चों डेप्रीसिएशन तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है ना, इसके लिए बच्चों एक्चुअल में कोई कैश का आउटफ्लो तो होता नहीं, और जितने बच्चों हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो डेप्रीसिएशन को बच्चों हमेशा ऐड करते हैं, तो ऐड कर देते हैं। डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, 70,000 चार्ज करा था, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दे रखा था, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। मतलब यहाँ पे देखो बच्चों हमारी प्रोविजन इंक्रीज हुई ना, कितने से, 5,000 से। मतलब बच्चों हमने 5,000 की प्रोविजन और क्रिएट करी होगी। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, जो हमने 5,000 की प्रोविजन और क्रिएट करी, इसके लिए बच्चों कोई एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ होगा ना, कैश तो गया नहीं होगा, बट बच्चों हमने इसे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो रिकॉर्ड करा ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बिकॉज एक्चुअल में तो कोई हमने कैश पे नहीं करा, बट तब भी हमने इसे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाया ना। तो बच्चों 5,000 की हमने जो प्रोविजन क्रिएट करी, ये एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। और अभी बच्चों हमने देखा था नॉन कैश एक्सपेंस को हमें ऐड करना होता है ना, तो इसको बच्चों हम ऐड कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000 की क्रिएट करी, ऐड कर दे, बिकॉज एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमारे पास डिबेंचर्स दे रखे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। देखो बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास 10% डिबेंचर्स दे रखे थे, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं ना। और बच्चों देखो किसी भी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं होती डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई ना। अब बच्चों हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये फिर एक्सपेंस हो गया। तो बच्चों मतलब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और जितने बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, 10% का रेट था, और मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का बच्चों 10% इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करा होगा डिबेंचर्स पे। अब बच्चों एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास एक मशीनरी की सेल के बारे में बता रखा था ना। देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 40,000 रुपीज, उसे हमने सोल्ड कर दिया 25,000 रुपीज में। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें लॉस हुआ होगा ना सेल पे। देखो बच्चों 40,000 की मशीन थी, उसे हमने 25,000 में सेल करा, तो कितने का लॉस हुआ 15,000 रुपीज का। अब बच्चों याद करो, किसी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं होती मशीन सेल करना, ये तो बच्चों टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना। और उसमें बच्चों देखो हमें लॉस हुआ है, मतलब एक्सपेंस हुआ है ना, तो बच्चों टाइप के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया ना। और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों कितने का लॉस हुआ है 15,000 रुपीज का, इसे हम ऐड कर देंगे, बिकॉज बच्चों ये हमारी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें एक्सपेंस नहीं हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो बच्चों हमने इसे ऐड कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 का लॉस हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखे थे नॉन करेंट एसेट में, जो 10% इन्वेस्टमेंट दे रखे थे ना। अब बच्चों इस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा ना, कितना रेट तो हमें बता ही रखा है 10%।
अब बच्चों में इसका बैलेंस देख लेते हैं। तो बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 80,000। अब बच्चों ध्यान से समझना, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव होता है ये बच्चों हमारी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से थोड़ी ना होता है ना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और उसमें हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो बच्चों जितने भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना। तो आप इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब बच्चों कितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ होगा वो देख लेते हैं। 10% का रेट था और ओपनिंग बैलेंस बच्चों रिसीव हुआ होगा ना, तो 30,000 का था ओपनिंग बैलेंस, इसका बच्चों 10% का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। कितना होगा बच्चों 3,000 रुपीज। तो 3,000 की बच्चों हमें इंटरेस्ट इनकम मिली होगी। तो देखो बच्चों माइनस करना पड़ेगा बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज का हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 3,28,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंज आए हो उन्हें बच्चों हमें एडजस्ट करना होता है। देखते बच्चों ऐसे कौन से चेंजेस आए। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दे रखे थे जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 46,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,33,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए ना, कितने से 87,000 से। और याद करो बच्चों जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना होता है ना, तो बच्चों ऐड कर देते हैं। 87,000 से हमारे ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए तो इसलिए हमने उसे ऐड कर दिया। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट बच्चों करंट एसेट में देख लेते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमें करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर ही इंक्लूडेड होता है। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास इन्वेंट्री आ गया जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई ना, कितने से 10,000 से। और बच्चों जब भी करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हमें ऐड करना पड़ता है ना, तो बच्चों ऐड कर देते हैं। 10,000 से इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो गई तो इन्वेंट्री 10,000 से हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम बच्चों हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल दे रखा था जिसका बच्चों हमें वर्किंग नोट दे रखा था ना, तो वही नोट देख लेते हैं। तो बच्चों देखो ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास सन्ड्री डेटर का अमाउंट बता रखा है जिसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे डेटर इंक्रीज हो गए ना, और जब भी बच्चों करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है ना। कितने से इंक्रीज हुए 1 लाख से, तो बच्चों 1 लाख से हम माइनस कर देते हैं। तो देखो बच्चों करंट एसेट इंक्रीज हो गए 1 लाख से तो हम इसे माइनस कर देंगे। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ जाएगा 3,25,000। अब बच्चों बिफोर टैक्स किस लिए, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था ना, जिसका बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट। मतलब बच्चों हमने कंपनी ने कितना टैक्स पे करा होगा 24,000 जो कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो बच्चों इतने का टैक्स भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो हमारे पास बिफोर टैक्स कितने कैश जनरेट हुआ था 3,25,000। उसके बाद बच्चों हमने 24,000 रुपीज का टैक्स पे कर दिया तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 3,01,000। और ये हो गया बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कर लेते हैं। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम अपने फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं ना बच्चों। तो फिक्स्ड एसेट में देखो बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा था जिसके बच्चों हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी थी ना, मशीन की सेल करी गई थी। तो इसके लिए बच्चों अपना अकाउंट बना लेते हैं, मशीन अकाउंट, जिसका बच्चों हमें बैलेंस तो दे रखा है। तो सबसे पहले ये बैलेंस लिख लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग वाले। तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,20,000। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था। तो बच्चों देखो फर्स्ट पॉइंट में बता रखा था कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज उसे हमने सोल्ड करा 25,000 रुपीज में। और बच्चों हमने देखा था ना इस मशीन की सेल पे हमें लॉस भी तो हुआ था। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 25,000। तो बच्चों सेल करते हैं तो हम कौन सी साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना बाय बैंक अकाउंट 25,000 में हमने मशीनरी को सेल कर दिया है ना बच्चों। और हमें लॉस कितने का हुआ था इस पे
15,000 का था ना, 40,000 की मशीन हमने 25,000 में सेल करी थी, तो 15,000 रुपीज का लॉस हुआ था। अब बच्चों उस लॉस को भी शो कर देंगे, तो लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है ना, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। 15,000 रुपीज का लॉस हुआ था सेल पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमारे पास सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा था कि डेप्रीसिएशन चार्ज करी गई थी ड्यूरिंग द ईयर टोटल 70,000 रुपीज की। तो बच्चों डेप्रीसिएशन भी लिख देते अपने, कौन सी साइड में आता है बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन आ गया, कितना चार्ज करा गया था, 70,000। अब बच्चों अपना टोटल कर लेते हैं, तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 7,30,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, बैलेंस बच रहा है। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि जब भी एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का। यहाँ पे देखो बच्चों कितना बैलेंस अमाउंट बच रहा है, 2,20,000। तो बच्चों इतने हमने और परचेज करे होंगे, एसेट मशीनरी और परचेज करी होगी, तो टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया। बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया 2,20,000 के हमने और परचेज करे। अब बच्चों जब हम भी एसेट परचेज करते हैं तो बच्चों कैश का आउटफ्लो होता है ना, मतलब बच्चों नेगेटिव से शो कर देंगे। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 2,20,000 के हमने परचेज करे, अभी हमने निकाला ना बैलेंसिंग अमाउंट से। तो बच्चों मैंने बताया नेगेटिव का हो गया ना, बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ, तो इसलिए बच्चों हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमने एक मशीनरी की सेल भी करी थी ना बच्चों, 25,000 में सेल करा था। तो बच्चों 25,000 रुपीज का हमें कैश मिला होगा ना, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, जो कि बच्चों पॉजिटिव से हम शो करते हैं। तो बच्चों मशीनरी को हमें सेल करके 25,000 रुपीज मिले, वो हमने पॉजिटिव से दिखा दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमारे पास फिक्स्ड एसेट में और क्या दे रखा था, 10% इन्वेस्टमेंट, जिसपे बच्चों देखो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ था, तो वो भी बच्चों आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर। और बच्चों देखो हमारे पास 10% इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 80,000। मतलब यहाँ पे बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, मतलब हमने और भी इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी ना, कितने की, 50,000 की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो नेगेटिव से सबसे पहले हमारे पास परचेज आ जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 की हमने परचेज करी, जिससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो हमने उसे नेगेटिव मतलब ब्रैकेट से शो कर दिया। ठीक है बच्चों, और इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ था, ये बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी अंडर आता है ना, तो बच्चों कैश का इनफ्लो है तो हम इसे पॉजिटिव से शो कर देंगे। 3,000 का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था ना, देखा था बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये हमारे पास कैश का इनफ्लो है, तो हमने इसे पॉजिटिव से दिखा दिया। अब बच्चों में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2,42,000 माइनस का, नेगेटिव है तो बच्चों हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो इससे बच्चों हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी कैश फ्लो आ जाता है, ब्रैकेट लगे मतलब बच्चों नेगेटिव का है, तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करना है, तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए बच्चों सबसे पहले अपना शेयर कैपिटल देख लेते हैं ना। तो बच्चों देखो शेयर कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4,50,000। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल का नोट दे रखा था, तो उसके लिए बच्चों हम अपना अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस देख लेते हैं। इसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3,50,000। मतलब यहाँ पे बच्चों देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो गया ना, कितने से, 50,000 से। अब बच्चों इंक्रीज कैसे हुआ होगा, जब हमने शेयर इश्यू करे होंगे, और जब बच्चों शेयर इश्यू करते हैं तो कैश रिसीव होता है ना, तो 50,000 रुपीज बच्चों हमें रिसीव हुए होंगे ना इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके, तो 50,000 आ गया पॉजिटिव का, बिकॉज कैश का इनफ्लो हुआ। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में बता रखा था ना कि जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स इश्यू करे गए थे वो 10% के प्रीमियम पे करे गए थे। मतलब बच्चों जब हमने 50,000 के शेयर इश्यू करे उस पे बच्चों 10% का हमें और प्रीमियम रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों देखो 50,000 का 10% हमारे पास कितना आ गया, 5,000 रुपीज। तो बच्चों 5,000 का हमें प्रीमियम भी रिसीव हुआ होगा ना साथ में, तो ये भी बच्चों टैग का कैश इनफ्लो है, तो इसे भी पॉजिटिव से दिखा देंगे, प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद देखो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा था
12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो डिक्रीज हो गया ना, मतलब बच्चों हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया होगा ना। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बता रखा था ना लास्ट पॉइंट में कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया गया था, मतलब बच्चों उनकी रीपेमेंट कर दी गई होगी और वो भी 5% के प्रीमियम पे हमने अमाउंट पे करा है। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमने कितना अमाउंट पे करा होगा 1 लाख तो बच्चों रिडेम्पशन का, और उस पे 5% का प्रीमियम, और तो टोटल बच्चों हमने 1,05,000 का अमाउंट पे करा होगा। अब बच्चों पे कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना। तो सबसे पहले बच्चों देखो जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा होगा 1 लाख रुपीस का, वो बच्चों नेगेटिव का है तो ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना, तो वो आ गया। और बच्चों हमने प्रीमियम दिया होगा इन प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन पे 5% का देना था ना बच्चों, तो जो प्रीमियम पे करा होगा वो भी कैश का आउटफ्लो है, तो उसे बच्चों हम अपने नेगेटिव ब्रैकेट से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो गया। इसके बाद बच्चों हम अपने डिबेंचर्स भी दे रखे थे, वो देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोनस में देखो बच्चों हमारे पास 10% डिवेंचर्स दे रखे थे, इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे डिवेंचर इंक्रीज हो गए ना, मतलब हमने डिवेंचर्स और इशू करे होंगे, और जब बच्चों इशू करेंगे होंगे तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना, कितना बच्चों 1 लाख से इंक्रीज हुआ है। तो बच्चों 1 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे डिवेंचर्स को इशू करके। प्रोसीड फ्रॉम डिवेंचर्स 1 लाख रिसीव हुए, पॉजिटिव का आएगा बच्चों बिकॉज कैश का इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करा वो आ जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का बच्चों अमाउंट निकाला था ना 24,000 और 45,000, ये डिविडेंड हमने पे करे थे शेयर्स पे, तो आ जाएगा बच्चों कैश का आउटफ्लो हो गया ना। इंटरिम डिविडेंड 45,000 रुपीज का पे करा था, कैश का आउटफ्लो है तो बच्चों नेगेटिव मतलब ब्रैकेट से शो कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो हमने इंटरेस्ट पे करा था डिवेंचर्स पे वो भी बच्चों हमने निकाला था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स निकाला था 10,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पे करा था, तो ये भी बच्चों सिंपली कैश का आउटफ्लो है, तो इसे भी हम ब्रैकेट लगा के अपना शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया माइनस का 29,000। अब बच्चों माइनस का है मतलब कैश यूज हुआ होगा ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो बच्चों हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो अपना कैलकुलेट कर लिया। कितना बच्चों कैश यूज हुआ 29,000। अब बच्चों हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो भी तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो आया होता है उन्हें हमें ऐड करना होता है। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ 3,01,000। इसके बाद देखो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास कैश यूज हुआ था कितना 2,42,000, तो इसे बच्चों हम माइनस कर देंगे। इसके बाद देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कैश यूज हुआ था 29,000 का, ये भी बच्चों माइनस का अमाउंट है। अब बच्चों में इन तीनों के कैश फ्लो को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि बच्चों आ रहा है 30,000। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेट इंक्रीज में क्या ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग वाला बैलेंस। अगर बच्चों इन दोनों का टोटल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी होती है। देखते हैं बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था। तो सबसे पहले बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 42,000। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट भी मैंने बताया था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आती है, तो बच्चों हमें करंट इन्वेस्टमेंट का भी अमाउंट इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि बच्चों कितना है ओपनिंग वाला 8,000। तो टोटल बच्चों कितना हो गया 42,000 प्लस 8,000, तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 50,000। अब बच्चों हम अपने इसे ऐड कर देंगे नेट इंक्रीज में, जो कि बच्चों आया था 30,000, तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 80,000। अब बच्चों देखते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल क्या इतना ही आता है। तो बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,000, तो ये टोटल बच्चों 80,000 हो जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बच्चों इक्वल आ रहा है जो हमने टोटल करा था। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।